हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 की पहली तिमाही में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सरगर्मी तेज हो गई है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान अभी से आग उगल रही है। आग का मतलब यहाँ ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसने लगे। पूरा वाकया क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में मऊ के दौरे पर थे, जहां 392 करोड़ से अधिक की 114 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण भी किया, शिलान्यास भी किया। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष और माफिया दोनों पर धुआंधार हमला बोलना शुरू किया। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के विकास कार्यों का लेखा जोखा दिया और लगे हाथी माफियाओं को दुस्साहस न करने की सख्त चेतावनी दी। और तो और अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने रावण और कंस का भी जिक्र कर दिया। पहले सुनिए उनका ये बयान। किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावों के पहले, अभी वैसे समय है चुनाव में, लेकिन क्या वो चुनावी माहौल तैयार कर रहे हैं? क्या वो कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं या विपक्ष जैसा कह रहा है धार्मिक ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? इसी पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं जो आज इस चर्चा में शामिल होंगे, सवाल पूछेंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्र प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के इस चर्चा में जुड़े हैं। तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद फैज खान साहब, नेशनल कन्वीनर एमआरएम के, और मौलाना अंसार रजा साहब, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ और बातें कही हैं जो आपको आज सुननी चाहिए। माफियाओं को उन्होंने सिर्फ चुनौती नहीं दी, चेतावनी नहीं दी, बल्कि समाजवादी पार्टी की पहले की अखिलेश जो सरकार है उससे लेकर 2005 की मुलायम सरकार के कार्यकाल का भी आज उन्होंने जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कहा कि 21 साल पहले इसी मऊ में हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ था। हम आपको ये भी बता दें कि वहीं अगर आप देखें तो मऊ जगह है जहां पर कभी मुख्तार अंसारी का दबदबा हुआ करता था। सुनिए क्या कहा। 5 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में कैसे भरत मिलाप कार्यक्रम के अवसर पर दंगा करके मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था। कैसे सत्ता के संरक्षण में माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। सरकार मौन थी। तो मुलायम सिंह यादव को भी कटघरे में आज योगी आदित्यनाथ ने खड़ा किया और समाजवादी पार्टी सरकार के पूरे कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह लगाया, आरोप लगाया कि माफिया और गुंडों से गठजोड़ का, और इसी के साथ सवाल पूछा कि उनके राज्य में लाखों गरीबों को सरकार की ओर से आवास क्यों नहीं मिला। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको। बहनों और भाइयों, जो आज उपदेश देते फिरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 65 लाख गरीबों को आज प्रदेश में आवास मिला है, ये 65 लाख आवास 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्यों नहीं गरीबों को मिला है? ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाया उस पर जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से आया। प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से लोगों को भटका रही है। सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, पानी की टंकियों में पानी नहीं रोक पा रही है, बढ़ते हुए अपराध नहीं रोक पा रही है, बेरोजगारी नहीं रोक पा रही है,
बढ़ती हुई महंगाई को नहीं रोक पा रही। एक ऐसी सरकार जो सभी मोर्चों पे विफल है, वो जब चुनाव नजदीक आता है तो उनका चश्मा वो धार्मिक हो जाता है। वो धार्मिक आयोजनों की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान की बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे तो मुद्दों की बात नहीं कर रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से भागने नहीं देगी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसी बात से करते हैं कि एक बड़े पैमाने पर अगर इस पूरी खबर को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है सुधांशु जी, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण बीजेपी फिर से करना चाहती है। वो चाहती है कि हिंदू एकजुट होकर उसके लिए वोट करें, इसीलिए मऊ को चुना गया, इसीलिए मुख्तार अंसारी की जगह को चुना गया, इसीलिए अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव पर हमला आप लोग कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण खत्म हो, हिंदू ध्रुवीकरण की शुरुआत यही कर रहे हैं योगी जी। देखिए, ये मूलतः उन लोगों की सोच है जिनका की जो वोट बैंक है वही माई है, और उसमें एम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम भाई है, बाकी सब तो जो भी हैं वो अपनी जगह है। और यह मैं ये भी बताना चाहता हूं, लोकसभा में जब ये विषय आया महिला आरक्षण का, जो विधेयक चल रहा था, तो अखिलेश जी ने खड़े होकर क्या बोला? एक ही बोला ना, मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व होगा कि नहीं। कौन लाया मुस्लिम विषय? उसमें तो कोई मुस्लिम विषय ही नहीं था। विषय ओबीसी तक का भी था, वो भी पिछली बार सर्वसम्मत से पास हो चुका था। अचानक ये मुस्लिम कौन लेके आता है? हम लोग नहीं लेके आते, वो लेके आते। और दूसरी बात, बहुत दुख की बात है, कोई ये कहे 2005 का मऊ का दंगा लोगों को याद नहीं होगा, भयंकर नरसंहार हुआ और उसके बाद दंगे का आरोपी मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूम रहा था। जो पुराने लोग होंगे उनको वो सीन याद होना चाहिए, नहीं तो जाके पुराने अखबारों में देखें। पुलिस को गाइड कर रहा है, पुलिस उसकी सुरक्षा में चल रही है, ऐसी भयानक स्थिति। उसकी तरफ उन्होंने याद दिलाया कि एक वो भी दौर था और एक वो भी दौर है आज। जब वो दौर आया, योगी जी की सरकार आई और मोदी जी की केंद्र में सरकार आई, तो वही मुख्तार अंसारी पंजाब में जाकर जेल में बैठ गया, जहां कांग्रेस की सरकार थी। उसने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे पंजाब में रहने दिया जाए, मुझे यूपी न जाने दिया जाए, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस सरकार के दामने रहमत में बड़ा महफूज हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं लंबे समय तक दिल्ली में आता जाता रहा हूं। एक दौर था कि दिल्ली में लोग कहते थे भाई नोएडा के आगे हम यूपी में नहीं जाएंगे, बिजनेसमैन कहता था मैं नहीं जाऊंगा, व्यवसायी कहता था मैं नहीं जाऊंगा। आज स्थिति हो गई, कोर्ट में अर्जी लगाते हैं माफिया कि मैं यूपी नहीं जाऊंगा। कारण क्या है? योगी जी ने जानते क्या किया है? भगवान राम जब आए थे तो कहा जाता है कि उन्होंने एक संकल्प किया था कि निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाए प्रणकीन, और सकल मुनि के आश्रम जाहि जाहि सुखधीन। ठीक, तो योगी जी ने भी एक संकल्प किया है, माफियाहीन करूं यह यूपी, और भुज उठाए प्रणकीन, और पकड़ पकड़ के माफियन अंदर या ऊपर कीन। भाटी जी मोर्चा उठाते हैं अजय जी, तो बुरा मत मानिएगा, समा उत्तर प्रदेश में थोड़े बड़े भैया हैं आपके, तो चलिए आप ही से भाटी जी शुरुआत करते हैं। इतनी अच्छी ईद मनी, सुनिए सवाल तो सुन लीजिए सर, उनसे प्रश्न किया था। अरे तब मैं निकल जाती हूँ, फिर आप लोग बात कर लीजिए आपस में। और बोल देता हूँ तब सुनिए, ये मऊ दंगा 2005, मौका दे दिया। 2008 का दंगा आजमगढ़, वहां तो यादवों के साथ हुआ था और यादवों की बेटियों के साथ हुआ। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने जाके ये कहा कि साहब उनसे माफी मांगो, तो कौन? रमाकांत यादव, जो इनके एकदम राइट हैंड थे, उन्होंने पहली बार पार्टी से बगावत की और वो छोड़ के बाहर आए और वो फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़के जीत गया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा एम में एम बड़ा है, बाकी सब किनारे हैं। माइक उठा लीजिए, माइक उठाइए। सवाल यह है कि भाई माफियाओं के खिलाफ वो छेड़ रहे हैं अपना पूरा अभियान। मुख्तार अंसारी किस किस पार्टी से होकर कहां पर क्या पोस्ट पर रहे, उन सबको भी दरकिनार कर दीजिए। कानून व्यवस्था तो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, और अगर वो माफियाओं का, पहले भी योगी आदित्यनाथ ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि माफियाओं को मारे नहीं तो क्या उनकी आरती उतारे, तो ऐसे में तो लोग उनको लोकप्रिय होते हैं वो ऐसी बातों से। 2005 में मऊ के अंदर दुर्भाग्यजनक दंगा हुआ था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे, 36 घायल हुए थे। जिस मुख्तार अंसारी का बार बार सुधांशु जी नाम ले रहे हैं हमें घेरने के लिए, वो मुख्तार अंसारी बसपा के विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी के, और मुख्यमंत्री उस समय श्री मुलायम सिंह यादव जी थे। उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया था, उस दंगे के लिए जांच समिति बनाई थी और कहा था किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने कहा कि माफिया विहीन कर रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने 19 माफियाओं के बाकायदा नाम लिख के दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, कि उत्तर प्रदेश सरकार से डिटेल मांगी गई थी, इन 19 दबंग लोगों की डिटेल क्यों नहीं दे रही हैं। कहें तो मैं सारे नाम पढ़ दूं, 19 में 15 एक ही जाति के हैं
और संयोग समझ लें या प्रयोग समझ लें, माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। बात कानून व्यवस्था की आई, लेटेस्ट जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो सरकारी विभाग है, उत्तर प्रदेश में 9 मर्डर रोजाना हो रहे हैं और 10 रेप रोजाना हो रहे हैं। 9 मर्डर, 10 रेप। अभी मुख्यमंत्री की बाइट आप सुनवा रही थी कि पहले तमंचा लहराते थे, तमंचा लहरा कर डराते थे। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ा दिया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 8 साल के शासन में 15,000 मुठभेड़ हुई हैं उत्तर प्रदेश में। मैंने हिसाब लगाया, 8 साल में 2,920 दिन होते हैं, 5 मुठभेड़ रोजाना। मुठभेड़ का मतलब समझते हैं आप? गुंडा पुलिस के ऊपर गोली चलाए तो बदले में पुलिस गोली चलाए। तो ये गोली तमंचों से नहीं चल रही क्या? ये मुंह से दाएं दाएं करी जा रही है। अगर उस समय तमंचे थे, आज तमंचा नहीं है, तो ये तमंचा कौन सप्लाई कर रहा? क्या योगी आदित्यनाथ जी सप्लाई कर रहे हैं? कहना बहुत आसान है। आपने एक वाक्य बहुत अच्छा बोला कि जुबान आग उगल रही है। सच्चाई यही है, इनकी जुबान आग उगलना जानती है। ये जहां तक विकास की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी ने 5 साल के शासन में जो विकास के मानक तय किए, अभी ये उनके नजदीक तक भी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने 18 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए, स्टूडेंट्स को, किसानों की सिंचाई फ्री की, किसानों को 5 लाख का बीमा दिया, 60 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देते थे, महिला पेंशन, बेटियों को कन्या विद्याधन देते थे, 5 शहरों में मेट्रो चलाई, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा शानदार एक्सप्रेसवे बनाया, यूरोप जैसा शानदार पुलिस मुख्यालय लखनऊ में बनाया, जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, 50 जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा। तो ये अखिलेश जी ने कितने माफियाओं का एनकाउंटर कराया था, ये भी बताइए जरा। एनकाउंटर मैंने बता तो दिया, 5 रोज हो रहे हैं योगी जी के शासन में। हम आपका पूछ रहे हैं। ये ऑपरेशन लंगड़ा कह के हम जो आपका पूछ अट्ठास रहे करते हैं, हाथ बांध के किसी जेब कतरे को गोली मार देना, कोई ये कानून का राज नहीं है। कानून और संविधान ताक पे रख दिया है। कहते हैं अब इस उत्तर प्रदेश में किसी हिंदू को कोई नहीं डरा सकता। विकास दुबे पॉकेट मार था। विकास दुबे पॉकेट मार था। डराएं? अरे सर, विकास दुबे पॉकेट मार था। विकास दुबे बदमाश था, लेकिन खुशी दुबे क्या थी जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई थी? खुशी दुबे भी जेल भेज दी, और वो जेल से निकली, उसकी मां बीमार थी बेचारी, का इलाज नहीं हो पा रहा था। अखिलेश यादव जी ने उनकी माता जी का इलाज कराया, उनकी जान बच गई। नेता के अंदर दिल होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, मतलब माफियाओं के परिवार के लिए नेता का दिल सिर्फ माफिया के लिए होना चाहिए, जात बिरादरी कोई भी हो। नेता के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। माफिया के लिए दिल धड़कता है। खुशी दुबे माफिया। अरे खुशी दुबे क्यों? उनकी खुशी पत्नी की दुबे चिंता है, माफिया। ऐसे अनेकों मैंने तो पत्नियां विकास दुबे का हैं, समर्थन ऐसे नहीं किया। अनेकों औरतें हैं, मैंने तो उनके लिए विकास आवाज दुबे के लिए की बुलंद। माता क्या जी, बात विकास कर रहे दुबे हैं की सर आप? सास सुनी क्या ना, बात कर बदमाश रहे था, हैं? अपराधी क्या था। बात कर रहे हैं? उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी। बड़े तो आप लेकिन खुशी संकोच से दुबे बदमाश 18 कह रहे हैं। साल अरे की घोर अपराधी था, 18 साल की अपराधी लड़की की क्या जिसका गलती थी? एनकाउंटर हुआ, और वो तो धर्म विशेष से भी नहीं था। लेकिन आप जो एनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं, माफियाओं की आज चर्चा हो रही है, तो ये बात सच है कि माफियाओं के एनकाउंटर्स को, जिसके बाद एक बार मैं आपसे भी अजय जी इसके बाद सवाल जवाब करूंगी, लेकिन अपराधियों के एनकाउंटर की संख्या अपने दर्शकों को बता देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके समय में ज्यादा माफियाओं का एनकाउंटर हुआ है। 2012 से 2017 तक अखिलेश राज में इनका आंकड़ा कितना था, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले योगी के दूसरे कार्यकाल में, योगी 2.0 की बात करें तो साल 2022 में 14 अपराधियों की मुठभेड़ में मौत हुई, 2023 में 26, 2024 में 22, 2025 में 24 अक्टूबर तक 41 अपराधियों को पुलिस की गोली से मारा गया। अगर हम योगी सरकार के अब तक के कार्यकाल की बात करें तो पिछले 9 साल यानी अभी तक के मार्च 2017 से अभी तक का अगर आप देखिए तो 17,000 से ज्यादा तक बताया जा रहा है कि संख्या जा रही है अलग अलग जगहों पर छोटे बड़े एनकाउंटर्स की। वहीं अगर अखिलेश के कार्यकाल पर नजर डालें, 2012 से 13 तक 8 बदमाशों की मौत, 13 से 14 तक 4 अपराधियों का एनकाउंटर, 2014 से 15 तक 7, 2015 से 16 तक 5, 2016 से 17 तक 4 अपराधियों को पुलिस ने मारा था। तो ऐसा नहीं कि एनकाउंटर आप नहीं करते थे, आप भी करते थे, संख्या कम थी। आज सवाल है कि वो इस मुद्दे पर अजय उपाध्याय जी अपनी पीठ थपथपाते हैं, और इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करने का भी आरोप लगता है। लेकिन विकास दुबे जैसा जघन्य अपराधी जो है वो तो मुस्लिम था नहीं, उसको भी एनकाउंटर में मारा योगी सरकार ने। फिर इस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, अभी जो चर्चाएं हो रही है, सच पूछिए तो जो हिंदू मुस्लिम का
कहीं ना कहीं चश्मा पहन करके आप अपराधियों को भी धर्म और जाति के रूप में देखते हैं, मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। और सत्ता में बैठे हुए लोगों को, सियासत करने वाले लोगों को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए, जो संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक बाध्यता का भी ख्याल रखें। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यदि ऑब्जेक्शन दिया है, चाहे वो बुलडोजर पॉलिटिक्स पर या बाकी चीजों पर, तो ये कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि आप जो है न्याय के शासन के अनुरूप न चल करके आप अपनी व्यक्तिगत हठधर्मिता का कहीं ना कहीं उपयोग करके और एक धर्म विशेष या एक जाति विशेष को आप टारगेट करते हैं। सच्चाई तो यह है कि यदि ये इनकाउंटर की बात आपने की है, इसमें एक इनकाउंटर होता हाथरस के उन बेटी के साथ जो बलात्कार किया, तो मैं ताली बजाता जोगी जी के लिए। एक इनकाउंटर होता यदि उन 9 की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर यदि इनकाउंटर होता, तो हम सब मिल करके जो योगी जी को हम जो है फूल ला करके देते कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप अपना सिर्फ सियासी चश्मा देख रहे हैं। 4,30,000 अपराध दर्ज हुए हैं इस साल। ये कहां से आ गया? यदि अपराधी नहीं है तो अपराध किस पर दर्ज हो रहा है? क्या सामान्य नागरिक पर हो रहा है? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध है। बलात्कारी यदि लगातार प्रतिरोज 9 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, तो अपराधी कहीं ना कहीं भयमुक्त होकर के घूम रहा है। यदि डाका और रॉबरी हो रही है आए दिन, तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है। और सच पूछिए, आप बॉर्डर पर आ जाइए, कौशाम्बी, नोएडा और इसी आसपास में रोज चेन स्केचिंग की सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। बेशक पुलिस उसको दर्ज नहीं करती है, उस पर केस और मुकदमे। तो इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। आप हिंदू मुस्लिम का चश्मा जितना लगा लीजिए, हाँ। सच पूछिए तो आप इससे ऊपर उठिए। देश में आपको यदि लोगों ने शासन करने को कहा है, राज्य में शासन करने को कहा है, तो जो मूल मुद्दे हैं, नौजवानों का आज मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा, नीट परीक्षा का मुद्दा, सीबीएसई के जो पेपर लीक और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, इन मुद्दों पर आइए आगे। और सुरक्षा, सम्मान के साथ जीने का अधिकार जो नागरिकों का है, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसके साथ आप खिलवाड़ क्या नीट और सीबीएसई के एग्जाम्स में जो धोखाधड़ी हुई है उससे नजर हटाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, ये उनका आरोप है। इसका जवाब, और साथ ही दूसरा सवाल ये है कि क्या आप लोग धर्म के ही चश्मे से हर चीज को देखते हैं? मैं इनकी बात का बिल्कुल तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। भाटी साहब ने कहा कि मुख्तार अंसारी से उनका संबंध नहीं था। अखिलेश यादव जी मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में गए और उन्हीं दिनों के आसपास कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए। यह दर्शाता है किसका दिल किसके साथ ज्यादा है। दूसरी बात, ये वो लोग हैं ना, मैं आपके दर्शकों को जो कहते हैं आतंकवादी का मजहब नहीं होता मगर अपराधी की जात होती है। सोचिए, आतंकवादी का मजहब नहीं होता, अपराधी की जात होती है। और अगर आपने कहा तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, अगर आपने बोला है तो हाँ ठीक है, जो लोग उसमें मारे गए हैं माफियाओं में, उसमें 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर हैं, 14 यादव हैं और 2 सिख हैं, 7 अन्य ओबीसी जातियों के हैं, 2 दलित हैं, 34 अन्य जातियों के हैं। अब बोलना नहीं चाहिए। और 20, 21 के 18 या 19 के आसपास मुसलमान हैं। मगर छाती पीटी जाएगी एक ही के लिए। और इनके जमाने में होता क्या था, मैं ये भी बताना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी डीजीपी थे, उन्होंने बोला है ऑन रिकॉर्ड, एक्स डीजीपी ने, कि एक अपराधी के इनकाउंटर के लिए, आतंकवादी के इनकाउंटर के लिए उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पे, मुलायम सिंह जी की सरकार के समय में। और ब्रजलाल जी जो कि दलित भी थे, शायद भारत यूपी के इतिहास के पहले जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ चूंकि आतंकवादी का इनकाउंटर हो गया था। और विक्रम सिंह जी ने, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने ऑन एयर बोला, इनको चाहिए जाके चैलेंज करें और उनके खिलाफ मानने का मतलब, उन्होंने कहा कि एक कोर्ट का आदेश तामील करने के लिए अतीक अहमद के पास सिपाही गए, एक तो काफी 22-23 सिपाही गए, सबको बंदी बना लिया कमरे में। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने फोन करके कहा अतीक भाई छोड़ दो, अतीक भाई छोड़ दो, तब उन्होंने छोड़ा उन पुलिस वालों को। और उसके बाद जो तामील कराने गया था उसकी हत्या कैसे हुई ये सबको पता है। एक वो भी दौर था इस देश का। और देखिए उपाध्याय जी क्या बोले, कहते फला का इनकाउंटर कर देते। अभी बोला क्या इनकाउंटर कब होता है? भाटी जी ने सही बोला, जब उधर से गोली चलती तो पुलिस इधर से गोली चलाती। अब उधर से गोली चलाते तो बिल्कुल कर देते इनकाउंटर। मगर आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? यानी आप जिस इनकाउंटर की बात कर रहे हैं उसको आप कहने के बात करें। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कहा कि जो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार है तो उसमें कन्विक्शन रेट, यानी किसको सजा दिलवाई, देश में एवरेज है 23%, यूपी में एवरेज है 50% से ऊपर, और बंगाल में पता है कितना था? 3.4%।
ये दर्शाता है कि कौन किसको लेकर संवेदनशील है। और अंत में मैं कहूंगा, जल्दी। अरे भाई मुस्लिम अपराधी कहां होता है? अरे मुस्लिम अपराधी कहां है? वो तो बड़े प्यार और मोहब्बत का सबब होता है। जाकिर नायक शांति का मसीहा होता है, ओसामा जी होता है, हाफिज साहब होता है, बुरहान वानी भट्टा नौजवान होता है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग होती है, इशरत जहां बेटी होती है, और हिंदू आतंकवादी होता है। इसीलिए थोड़ा मैं सा कहना जवाब चाहता दे दीजिए, फिर मैं फैज खान साहब और सारा साहब। भाई साहब ने दो बातें, एक तथ्य पहले थोड़ा सा इन्होंने झूठ बोला है, पूरा नहीं झूठ है, आंशिक झूठ है। झूठ क्या है कि इन्होंने कहा कि अतीक अहमद को जो वहां जो भेजा गया था, इसको मुख्तार अंसारी को, हाई कोर्ट के डिसीजन पर मुख्तार अंसारी चंडीगढ़ में थे, कांग्रेस के डिसीजन पर नहीं थे। पहली बात ये नहीं बोला था भाई साहब। मैंने ये कहा था उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे हाई कोर्ट ने पंजाब दिया से था, मत भेजिए। हाई कोर्ट ने दिया आपकी था, सरकार हाई वो कोर्ट ने दिया खुशी था, महसूस कर रहे थे आपके हाई कोर्ट दामने ने दिया रहमत। था। हाई कोर्ट पर आप प्रश्न लगा रहे हैं, इसका मतलब पहली बात। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने नहीं दूसरी माना, बात उनको भेज दिया था। देखिए, बात वही आ जाती है, कैसे कैसे हैं रहबर हमारे, कभी हिंदू के सहारे कभी मुस्लिम के सहारे, यही इनका काम है। इसके अलावा राजनीति चलिए, कुछ नहीं हो मोहम्मद फैज सकती, खान साहब। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना इनका यही मकसद है। सच पूछिए तो ये देश हिंदू मुस्लिम से ऊपर आप उठिए, इस देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आप जवाब दीजिए ना भाई। 18 लाख जो है विद्यार्थी जो अभी सीबीएसई का एग्जाम दिए, क्यों उनको दोबारा इतना परेशान होना पड़ रहा है? क्यों नीट की परीक्षा फिर से आपको वायुसेना से करानी पड़ रही है? क्या ये इतिहास कभी आज तक, इतने देश का स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से आज तक स्वतंत्र भारत में कभी ऐसा हुआ कि वायुसेना को जाना पड़ेगा सुधांशु जी, पेपर इस पर लेकर? specific ये जवाब सब दीजिए। नाटक नौटंकी हो रहा है, क्योंकि देश के मूल मुद्दों से आप सिर्फ भटकाना चाहते हैं। आपके पास हिंदू मुस्लिम घुसपैठिया और जो है तुष्टीकरण, यही सब कुछ मुद्दे रह गए हैं। सही पूछिए तो मानसिक स्तर पर सांप्रदायिकता के शिकार आप लोग हो चुके हैं, और देश में भी ये कैंसर आप फैलाना चाहते हैं। लेकिन देश के लोग संविधान के दायरे में रहकर संविधान के साथ चलेंगे, और देश का विकास करना उनका मकसद है। देश पहले है, आपकी ये राजनीति बाद में आएगी। सुनिए, इन्होंने जो बोला कैसे कैसे हैं रहबर हमारे, कभी हिंदू के सहारे कभी मुस्लिम के सहारे, नहीं साहब, आपके लिए तो ये है ऐसे ऐसे हैं रहबर हमारे, सिर्फ मुस्लिम है जान से प्यारे, हिंदुओं में जात के बंटवारे। और अब मैं बताना चाहता हूं, जहां तक इन्होंने इसकी विषय की बात कही है, इस विषय की बात कही, तो मैं कहूं कि जो नीट परीक्षा के ऊपर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, सजग है, संवेदनशील है। गृह मंत्री जी ने आपके चैनल को, शिक्षा मंत्री जी ने आपके चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भी यह बात कही है कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और इस बार एक अलग बात थी, लीक पेपर तब होता है जब पेपर छप के आने के बाद रास्ते में लीक हो जाए। इस बार एक अलग विचित्र घटना हुई कि पेपर सेटिंग करने वाले, यानी अब आप सोचिए, अगर जज जिसको जजमेंट लिखना है वही प्रोनाउंस करने से पहले लीक कर दे, तो ये एक अलग विचित्र परिस्थिति बन गई। अब इसके लिए भी समाधान निकालने का प्रयास हो रहा है कि अब पेपर सेटिंग के लिए 1 या 2 व्यक्तियों या 4 व्यक्तियों को ना दिया जाए, कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वो लेकर किया जाए। रक्षा मंत्री जी के यहां भी हुई है वो सारी बात। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है जिस कंपनी को लेके, ये तेलंगाना की यूनिवर्सिटी में कौन सी कंपनी कर रही है? देखिए, धारवाड़ की यूनिवर्सिटी में कौन कर रही है? सुनिए, बेंगलोर की यूनिवर्सिटी में कौन सी कर? इसलिए देखिए, एकदम आपने ठीक कहा, लेकिन कहीं भी लीक नहीं हुई है। इसका मतलब सिर्फ कंपनी दोषी नहीं है, सरकार। एक लाइन कह दूं सर, प्रॉब्लम क्या है? ये तो राहुल गांधी जी तो ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत करता नहीं है, एग्जाम में कॉपी भरता नहीं है, फिर कहता मुझे पास कर दिया जाए। और ये लोग भी उनके साथ खड़े हैं। ये किन लोगों के साथ खड़े हैं? जिनसे कहो एनआरसी में कागज दिखाओ, नहीं हम तो कॉपी दिखाएंगे नहीं, मान लो हम पास हैं। फिर इनसे कहो वक्फ बोर्ड में कागज दिखाओ, नहीं कागज तो हम दिखाएंगे नहीं, हम तो पास हैं। तो अब ये इनके दिमाग में वो चीज आके बैठी। 22 लाख बच्चों का जल्दी से आ जाइए, जल्दी से। आप भाई साहब, जल्दी से अरे रुक जाइए, राहुल गांधी का नाम लेके 22 लाख बच्चों का नाम है, सही बोला। देखिए, मुद्दों पर जब बात होगी, अजय जी, जल्दी से, मुद्दों जल्दी पर से। जब बात होगी तो वाकई राहुल गांधी जी इनके केंद्र में आते हैं। राहुल गांधी जी वाकई नौजवानों के इशू को उठाना चाहते हैं, ठीक है, चलिए। विद्यार्थियों के इशू को उठाना चाहते हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द है। पर सच्चाई ये है, यूपी के चुनाव में, 10 लास्ट सेकंड। अरे गुरु खत्म नहीं हो रहा आपका। अरे 10 सेकंड लास्ट। अरे इतना सीट भी ले आते हैं। ये जो पूरा कहानी है ना, आजकल जो है, आजकल मस्त राम, एक मिनट, अरे सीट आती जाती रहती है, लेकिन आज नीट का सीट जो है जब बेच रहे हैं, बेचना बंद करें। मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में, आजकल यही इनका नारा है, यही है मॉडल है इनका, यही मॉडल अपनाए हुए हैं। नौजवानों के भविष्य को में आग लग जाए, इनको इससे कोई चिंता नहीं, इससे सिर्फ राहुल जी का चिंता है। राहुल जी की चिंता बंद कीजिए, देश के नौजवानों की चिंता कीजिए, विद्यार्थियों की चिंता कीजिए। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।
आदरणीय अंजना जी, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क भारत के विकास की आशा है। मैं स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी का मूर्त रूप हूँ। मेरा शरीर एक मुस्लिम परिवार से आया है, किंतु मस्तिष्क में वेदांती विचार हैं। और ये सारी दुनिया जानती है अंजना जी कि मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ, और इसलिए आपके प्रति मेरे मन में विशेष आदर होता है, क्योंकि आपका नाम हनुमान जी की माता जी पर है। और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बनाने इन्होंने वाली है। बहुत एक अच्छी बात कही कि योगी जी के मुंह से आग बरस रही है, तो विपक्ष के प्रवक्ताओं ने भी उसका समर्थन किया, और मैं भी समर्थन करता हूं। वो कौन सी आग है पता है? सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। लंका को जलाने वाली वो आग है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि किसी रावण की लंका बचेगी नहीं, कोई कंस बचेगा नहीं। तो ये वो वाली आग है जो 1 साल टोपी पहनकर आते थे, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते थे। अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी समझ ले कि टोपी पहनने पहनाने की राजनीति अब नहीं चलेगी, क्योंकि राहत इंदौरी ने बहुत अच्छी बात कही थी, सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है, क्योंकि मुसलमानों का वहां से वोट मिलने वाला है। जी अब वो चीज नहीं चलेगी। आदरणीय अंजना जी, कितना अच्छा माहौल रहा होगा। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। भरत मिलाप का कार्यक्रम चल रहा था, वहां दंगे फसाद किए गए, मंच जलाया गया, पंडाल जलाया गया, और सारी दुनिया जानती है कि मुख्तार अंसारी मुख्य भूमिका में बंदूक लेकर चल रहा था, जिसका अजय फिल्म में दिखाया भी गया कि किस तरीके से वो खुलेआम बंदूक लेकर चल रहा था। आप रोजगार की बात कर रहे हैं साहब, उस समय 2005 में जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार हुआ करती थी ना, बुनकरों का सबसे बड़ा केंद्र मऊ हुआ करता था, और उनको बिजली नहीं मिलती थी। तब आपने रोजगारों का क्यों नहीं सोचा? तब आपने बिजली का क्यों नहीं सोचा? तब आपको मुख्तार अंसारी को डिफेंड करना था। वो समय हम सब ने देखा है जब अपराधी मस्त थे और बहन बेटियां त्रस्त थी। आज की जो 35-40 साल की बहनें हैं यूपी की, वो अच्छे से जानती हैं कि वो उस समय स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। अच्छे से सब जानते हैं कि उस समय अयोध्या सुनी, भगवान श्री रामचंद्र जी त्रिपाल में रहते थे, और सैफई में रंगीन मस्तियां होती थी, करोड़ों रुपए खर्च होते थे। और आज अयोध्या में दीपक जल रहे हैं और सैफई सुना है। जिस संत को तुमने रुलाया, संसद में रुलाया, वो संत आज तुम्हारी छाती पर चढ़कर बैठा है और कहते हैं कि संत राजनीति क्यों कर रहा है। तो सुनिए, संत वो होता है जब माला की जरूरत होती है तो माला पकड़कर राम राम करता है, जब माला की जरूरत तो माला, और जब भाला की जरूरत तो भाला। ये संत होता है। वैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। अंजना जी बस आखिरी बात, अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली। चलिए इसी पर कर लेते हैं, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो रहा है? क्योंकि अखिलेश जी को भी हर मंगलवार, पहले आप लोग कहते थे कि धर्म पब्लिक में दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब अखिलेश जी भी हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का वीडियो डालने लगे। मौलाना अंसार रजा साहब, आप अब जवाब दीजिए उनकी बातों का जो उन्होंने बात कही। आप मोर्चा संभालिए, असली वाला वोट बैंक संभालिए, और प्लीज एक दूसरे का अपमान मत कीजिए। अपनी बात इतनी कहिए कि तालियां आपके लिए गूंजे। अंजना जी, मुझे ताली की जरूरत नहीं है, मुझे दुआओं की जरूरत है, और मैं वो बात कहूंगा जो हमारे देश की होगी। हम किसी का ना तो अपमान करेंगे। साहब आप इधर आ जाइए थोड़ा, कांग्रेस के नजदीक। वो कैमरे के हिसाब से मैं कांग्रेस के नजदीक रहूंगा, आपके नजदीक आऊंगा, लेकिन भी टाइम लगेगा। सुनिए, ये देखिए क्या बात कही है, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे। अंजना जी, एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं आज। अंजना जी इजाजत है? इजाजत, इरशाद इरशाद। हाँ, नई जुबान नए बाजू निकाल लेता है। अब आप मेरी तरफ देखिएगा, फैज खान की तरफ मत देखिएगा, बस शेर सुनिए हमारा। नए बाजू, नई जुबान नए बाजू निकाल लेता है, नई अदा नए गेसू निकाल लेता है। गमों पे इनके कभी एतबार मत करना, ये प्याज काट के आंसू निकाल लेता है। ये जिस महफिल में जाते हैं उसी हिसाब से हो जाते हैं ये, और हम कैमरा देख करके ईमान नहीं बदलते।
हम कैमरा देख करके जुबान नहीं बदलते, जो कहने आए हैं वो कह के जाएंगे। हमें अपने मुल्क से प्यार है, हम ना मुख्तार अंसारी के मोहताज हैं, ना अतीक अहमद के मोहताज हैं, हम हिंदुस्तान के संविधान के मोहताज हैं। और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का जो बार बार भाजपा और आरएसएस इल्जाम मुसलमानों पे लगाती है, हमने कभी उनको नेता नहीं माना, कभी नहीं। अगर माना होता तो आज हम ओवैसी के पीछे पीछे भाग रहे होते, वरना आज मैं ये चैनल पे कह के आया हूं, आज भी कह रहा हूं कि इस तरह की बयानबाजी जो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए कोई मुसलमान करता है, धमकाने वाली, भड़काने वाली, ये गलत है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना देश का मुसलमान बर्दाश्त करेगा। हमें तालियों की जरूरत नहीं, हम थोड़ी देर के लिए हम खुश हो सकते हैं आप, लेकिन जो सच्चाई है, हमारे साथ योगी जी ने जो जुमले इस्तेमाल किए कि अब कोई हिंदू सताया नहीं जाएगा, यही जुमला उन्होंने कहा है ना कि अब किसी पर ऐसा कुछ बोला है। हाँ। देखिए, यही बोला वो एक शासक है, उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी कौमें हैं सब बराबर हैं। उनको यह कहना चाहिए था कि अब किसी भी इंसान पर जुल्म नहीं होगा। आप वोट के लिए खाली हिंदुओं को, मतलब मुसलमानों का चारा दिखा के आप हिंदुओं का शिकार करना चाहते हो। आपकी उपलब्धि क्या है 8-9 साल की, वो ला करके वोट लो ना। अब आप ये कहो कि अब कोई माफिया कार पे नहीं बैठेगा, अरे साहब अब ये भी कहो कि अब कोई माफिया पार्लियामेंट में रोएगा नहीं, वो भी तो बोलो। क्यों नहीं बोलते हो? आपके लिए शासक हैं आप, आपके लिए सब बराबर होना चाहिए, तब तो कमाल है। और खाली वक्ती तौर पे हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए प्रभु श्री राम का मंदिर बना कोर्ट के आदेश से, बीजेपी का कोई एहसान नहीं है उसमें, कोर्ट के आदेश से बना है। और किसी मुसलमान ने कोर्ट के आदेश का की अवहेलना नहीं की, बन गया, खुशी की बात है। हम दुनिया में जाते हैं, हमें खुशी होती है, हमको हिंदुस्तानी कहा जाता है, हमें अपने मुल्क पर नाज है, अपने देश पर नाज है, देश के कानून पर नाज है हमें। लेकिन जब नाइंसाफी होगी हमारे साथ तो हमें कहना पड़ेगा। आज अगर कहीं 2 मुसलमान जीत जाते हैं तो उनको मिसाल बनाई जाती है, देखो साहब ये किसके साथ जीत गए। अरे यार, हम भी तो भारत के नागरिक हैं, आप हमारी मिसाल क्यों नहीं देते हो? ठीक है, चलिए अब जल्दी से जवाब दीजिए सुधांशु जी उसके। हिंदुस्तान में रहकर हिंदू हित की बात कर दी तो जान जल गई। यही लोग कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और इतना ही नहीं, राम भक्तों पर मैंने गोलियां चलवाई मुसलमानों को खुश करने के लिए। वो चले गए, तब ठीक था। और जब यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाते थे मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, यह भी ठीक था। हिंदुओं के रामलीला के भरत मिलाप के मंच को जला दिया गया और योगी जी कह रहे हैं अब हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होगा, तो उसमें मिर्ची लग रही है। लेकिन जी यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में आप लोग बुलाते रहे। मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि कभी वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। लेकिन मुझसे फिलिस्तीन की जय कहलवा लो, मुझसे ईरान की जय कहलवा लो, वो सारा बोलूंगा, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये इनकी पॉलिसी है। और फिर कहता हूं, और 50 बार कह चुका हूं, इस चैनल में देखो, किसी चैनल में देखो, मैं क्या अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ट्रैक से भटका? मैंने कभी किसी का तुष्टीकरण किया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक पे आइए सर, हो गया उस मंच पे। अरे ये डिबेट आपके बारे में नहीं है, उस मंच में भी भारत माता की जय। इतना बड़ा चैनल है आप, तुमको ये मुख्यमंत्री थोड़ी होंगे कि तुम्हारे ऊपर डिबेट। चलिए शुरू होइए। मेरे ऊपर टारगेट और शेर सुना रहे हो कि भैया मैंने इस मंच पे वो बोला, उस मंच पे कभी नहीं बोलता। रुक जाओ, टोपी अच्छी लग रही है आपकी, और बोलता रहूंगा। बड़े नहीं हो कि तुम्हारे बारे में मुझे बोले। सुनिए ना, सुनिए, हाँ तो माइक नीचे रखिए, टॉपिक पर रखिए। चलिए टॉपिक पर आइए। इन दोनों साहब को भाजपा जल्दी राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पहुंचे, मेरी शुभकामनाएं इनके लिए। इतना अच्छा राष्ट्रवादी तो हमको लगता है भाजपा में आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं। जब रोजगार पूछिएगा तो बात करेंगे घुसपैठिए का, जब आप महंगाई पे चर्चा कीजिएगा तो कहेंगे तुष्टीकरण का, जब बात कीजिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था 12% एक साल में कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, कैसे पेट्रोल डीजल आगे बढ़ गया है, तो कहा जाएगा कि खाओ मेलोडी, खुद जान जाओगे। अब ये बताओ ना भाई, ये मुद्दा है। गंगा जमुनी तहजीब इस देश की विरासत रही है, आज की नहीं, वर्षों की विरासत है। वहीं के रहने वाले हैं भाई साहब हमारे। क्या उस विरासत पर आप प्रश्न लगाकर सिर्फ सियासत करते हैं? महंगाई भी जो है
वो भी अब महंगी हो गई है। उस पर प्रश्न पूछना आज के समय में कि महंगाई पर प्रश्न कैसे पूछा जाए, इतनी महंगाई हो गई। अरे इस पर बात कीजिए ना, आज पर जिए। 1947 में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, गांधी परिवार ने क्या किया, वो बात का प्रश्न है। आज का प्रश्न है कि इस देश में पेट तड़प रहा है लोगों का, रोजी रोटी नहीं है, महंगाई से परेशान है घर का लोग, बच्चे का नीट का जो मामला चल रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। प्रश्न इस पर होना चाहिए और इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार में आप 12 साल से हैं, घुसपैठिए चिल्लाते हैं। क्या हुआ घुसपैठिया? सरकार आपकी है, 12 साल से आप हैं। घुसपैठियों पर काम करने का किसने रोका था आपको? हर चुनाव आएगा, दिल्ली में चुनाव आया, घुसपैठिया आया, बंगाल में चुनाव आएगा, घुसपैठिया आया, बंगाल में आएगा घुसपैठिया, जहां चुनाव आएगा वहीं घुसपैठिया आएगा, जब चुनाव आएगा वहीं हिंदू मुसलमान आएगा, मंदिर मस्जिद आएगा, 80-20 आएगा, गर्मी चर्बी आएगा। ये क्या है भाई? इस देश अब इससे तंग आ गया है। देश को जो मुद्दा है आज का, उन मुद्दों पर अब बहस कीजिए और उसका जवाब दीजिए। आप सरकार में आपसे प्रश्न पूछना इस देश के एक आम नागरिक का भी अधिकार है, और उस नागरिक पूछ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? वो पाकिस्तानी है। वो बच्चा जब पूछा तो उसको ट्रोल करने लगे आपके लोग, क्यों पाकिस्तानी एजेंडा हो गया है। जो सीबीएसई का बच्चा पूछ रहा था प्रश्न, याद कीजिए कितना वो ट्रोमा में होगा। आज इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आज देश का प्रश्न जो है उस पर बात कीजिए, महंगाई की बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल का तेल का दाम जो आपने बढ़ाया है, इतना बढ़ाया है, इतने साल में एक आया रिपोर्ट, 41% जो है सरकारी कंपनियां लाभ कमाई है पिछले 3 महीने में। वो पैसा कहां गया? 15-16 हजार करोड़ रुपए जो कमाए। और जो प्राइवेट कंपनी को जिनको दिया था अपने रसा से तेल खरीद करके और यूरोपियन मार्केट में बेचने के लिए, वो लोग जो रुपया सस्ता तेल खरीद कर कमाए थे पिछले साल भर में, वो पैसा कहां है? हमारे आप पर क्यों वो खर्चा डाला जा रहा है? अभी तो कम से कम आप रोक सकते थे जब लाभ में है आपकी कंपनी। आए दिन वित्त मंत्री कहती हैं घाटा हो रहा है। एक सप्ताह में ज्यादा तेल बढ़ गया तो घाटा होने लगा। और अब इतने सालों से अपना सस्ता आपने लूटा है लोगों का जेब। ये जोशो जुनून और खुमार में, भाई साहब, जोशो जुनून और खुमार में डूबी हुई तहरीर कितनी है इस समय महंगाई की दर? अब दौर पर आके देखिए, देख कुछ नहीं पता आ जाते हैं। इतना लंबा भाषण दे दिया है, कुछ नहीं पता। अच्छा चलिए मत भटकाइए। अब मैं इनको दूसरी बात बताना चाहता हूं। जो इन्होंने बात कही कि बड़ा गंगा जमनी तहजीब है, तो गंगा जमनी तहजीब आती कहां से है? पहली बार इसका यूज कब हुआ? मौलाना साहब आप बताइए। किसने बोला गंगा जमनी तहजीब? इन्होंने बोला, आपके साथी ने। चलो, मौलाना साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि गंगा जमनी तहजीब में वो कोई विश्वास नहीं करते। एक और आपको मैं बताऊं, गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी और तहजीब किसी और की। ये हाल हो गया है कि हम चुप भी रहे हैं तो बोल तब भी बोल रहे हैं। चलिए बोलिए, अच्छा बोलिए, जवाब दीजिए, कहां से आया? बोलिए ना, कहां से आया? सुधांशु जी ने, देखिए बीजेपी, अरे भाई एक लाइन में बताइए कहां से शुरू हुआ वर्ड गंगा जमनी तहजीब बजाय भाषण देने के? सर मुझे नहीं पता तो आप छोड़िए। सुनिए, ये सुधांशु जी सुनिए ना, मुझे ये पता कि यूरोप में कितने का बिक रहा है, अमेरिका में कितने का बिक रहा है। हमें इतना पता है कि हमारे भारतीयों के ऊपर 7 रुपए का बोझ आ गया। बहुत अच्छा हमको पता है, इन्हें नहीं और पता। कुछ नहीं। लेकिन सुनिए, कमाल की बात है जुमलेबाजी में, ये 700 रुपया भी खूबी बताई जा रही है। आप तो एक वर्ड बताने भाषण देने लगे, खूबी बताई जा रही है। ये 7 रुपया देश मौलाना साहब, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चना और गेहूं में उलझा के रखा हुआ है। भाई साहब, मौलाना साहब को ये नहीं पता था। ये कह रहे हैं यूरोप में क्या बिक रहा हमें क्या पता, मगर हिजबुल्लाह मारा जा रहा है तो हमें पता, हमास मारा जा रहा हमें पता, गाजा के ऊपर हम छाती पीटेंगे, ईरान के लिए हम छाती पीटेंगे, फिलिस्तीन के लिए हम जय बोलेंगे, मगर जब कहो कि तेल यूरोप में कितना तो हमें नहीं पता। कैसे कैसे चेहरे पे भाषण नहीं। अब मैं बताना चाहता हूं जो बात फैज खान भाई साहब ने कही थी, हकीकत में जो इन्होंने कहा कि वेदांत की आत्मा और मुस्लिम का शरीर, सबसे पहले अगर यह शब्द आया है तो औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, यानी उसमें लिखा 2 समुद्रों का मिलन, और उसने उपनिषदों का फारसी में। चुप रहिए, चिल्लाइए नहीं, हो गया बहुत हो रही लगातार, कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2026 में आई है, औरंगजेब गया, अकबर गया, बाबर गया, और 26 में आई है सर। 26 की बात कीजिए, 26 की बात कीजिए, देश में क्या हो रहा है?
स्टॉप दिस। ए भाई मौलाना साहब, गंगा जमनी तहजीब 2026 में आई है। बोलो, अब मैं बताता हूँ गंगा जमनी तहजीब क्या है। सुनो, कान खोल के सुनो मौलाना साहब। जहां दजला फरात है वहां लड़ाई हो रही है, होंगो सिटी टैंक में वहां लड़ाई हो रही है, रशिया में जहां वोल्गा है वहां लड़ाई हो रही है, जहां यूरोप में डैन्यूब है वहां लड़ाई हो रही है। शांति से आप अगर नमाज अदा कर पा रहे हैं तो सिर्फ यहां, वरना रमजान के दौरे हुकूमत में सुनिए, सऊदी अरब, कतर, ईरान, हर जगह का मुसलमान रमजान में डर के रह रहा था। हिंदुस्तान में वो पूरी तरह ईमानदारी से कर रहा था। बस अंतर क्या है, एक जमाने में मौलाना साहब का जो जलवाए जलाल था अब वो मलाल में बदलने लगा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जलवाए जलाल था वो अब नहीं मिल रहा है। इसलिए इनको बड़ी शांति की बात, जहां तक मैं ये भी कहना चाहता हूं, देखिए साहब, इन्होंने एक बात कही थी कि मुल्ला जो है वो प्याज ज्यादा खाता है। भाई साहब, मुल्ला नहीं है, गैर मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, बहुत आंसू निकालता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं रहती है। ये वाले जो ना गैर मुल्ला वाले, ये बहुत जबरदस्त प्याज खाते हैं आपके लिए और आंसू निकालते हैं जनता के। और इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, किसने बोला? इनके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने। मुसलमान की ताकत कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान। और रेवंत रेड्डी ने असली ऐसे नहीं बोला। ये बताइए, दिल्ली में नगर निगम में कांग्रेस के कितने सभासद हैं? 9। मुस्लिम कितने? 7। असम में कितने एमएलए? 19। मुस्लिम कितने? 18। केरल में इनकी सरकार में 5 मुस्लिम लीग के मिनिस्टर। भारत के इतिहास में पहली बार मुस्लिम लीग के 5 मंत्री, और एलानिया कहते हैं कांग्रेस की ताकत मुसलमान। मगर जब बचना होता है तो बगल से निकलने की कोशिश करते हैं भाईजान। देखिए, फिर वही बात आ गई ना कि जब बात कहा जाएगा इनको कि वर्क फ्रॉम द होम, तो चले जाएंगे वर्क फ्रॉम द रोम करने, और बात यहाँ की करेंगे। सच्चाई वही है। अभी भी मुद्दों पर चर्चा नहीं है। जिन मुद्दों पर हमने प्रश्न किया कि भाई विदेश नीति इतनी लड़खड़ा क्यों गई है, डिप्लोमेसी इतनी आपकी परेशान क्यों हो गई है, क्यों आज जो है हार्मुज से हमारा जो टैंकर अभी भी फंसा क्यों है, चाइना का जबकि निकल रहा है, क्योंकि हमने उस तरह की पॉलिसी अपनी नहीं बनाई। न्यूट्रलिटी के साथ जो हम विश्व में आज जो वैश्विक संकट इतना बड़ा है, भारत की निर्णायक भूमिका क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के ही और खी डिप्लोमेसी चली। आ गले लग जा, इससे कोई विदेश नीति चलती है? अभी गए थे ना, यूएई में चले गए, इजराइल में चले गए, युद्ध चल रहा है। सामान्य से आदमी को भी इस बात की समझ है कि विदेश नीति की अभी क्या जरूरतें हैं। एक सामान्य नागरिक बता देगा, देश के प्रधानमंत्री को इसकी दो लाइन जल्दी उन्हें अपना मेलोडी बोलूंगा मैं। नहीं, टाइम नहीं है ना, तो आप बोलते रहिए, अंत में कट जाएगा। आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे 2 लाइन? सुनिए, हाँ, सुधांशु जी ने बहुत सारी बातें कही। 2 लाइन जल्दी। अच्छा, भाषण। अच्छा, आप जो दोहरा थे वो सुनना चाहिए हमें। बीजेपी जो बोले वो हम कान लगा के सुने के छूट ना जाए, और हम बोलेंगे तो 2 लाइन में बोलिए। कमाल की बात है। नहीं, शो रोक देते हैं आपके लिए, आप बोलते रहिए, हम लोग चलते हैं। आइए सर, एक चला, चलिए, छोड़िए, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही, बंगाल में झालमुड़ी चली और फिर मेलोडी चॉकलेट भी दी गई, इनके कारण मीम बन रहा है कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेल पूड़ी खा रहा था, मैं तो टॉफी खिला रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या? ठीक है अजय जी, 2 लाइन से। देखिए, सच्चाई तो यही है कि ये सिर्फ नफरती सोच के अलावा कुछ नहीं कर सकते। 12 साल में देश को जो है हिंदू मुस्लिम पर ही लाकर खड़ा कर दिया है। विकास से कोई लेना देना नहीं, बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं, देश में क्या होना चाहिए उस पर कोई लेना देना। इन्होंने हिंदू मुस्लिम कहा, हम हिंदू मुस्लिम दोनों करते हैं, ये सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। इनके लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं, कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक के सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। हल्ला बोल में इतना ही। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।